हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ साइकोलॉजी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर कॉग्निटिव प्रोसेस का पार्ट 3। ठीक है, तो हम इसमें शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक मेमोरी से। ठीक है, तो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है ना, कॉमन लैंग्वेज में क्या समझते हैं मेमोरी के बारे में, कि मेमोरी जो हमारा होता है किसी भी इंसान का जो होता है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एबिलिटी। कि अपने कॉमन लैंग्वेज हम समझते हैं कि कोई भी इंसान जो होता है अपने दिमाग में कैसे जो होता है वो इंफॉर्मेशन को भरता है। ठीक है, मीनिंग ये है इसका। तो इन साइकोलॉजी क्या मीनिंग है इसका, इन साइकोलॉजी, इन साइकोलॉजी memory refers to the cognitive process of encoding, storing and retrieving information। ठीक है, वो कैसे जो होता है प्रोसेस को, इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ले जा रहा है, कैसे जो होती है इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे वो स्टोर हो रहा है, और फर्दर कैसे उसका जो होता है जब सिचुएशन आने पर, यूज पड़ने पर उसका यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है ये हमारा मेमोरी में आ रहा है। साइकोलॉजी जो होती है इस तरीके से मेमोरी को डिफाइन करती है। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिटेन पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड स्किल फॉर फ्यूचर यूज। मतलब क्या करता है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी स्किल है, वो कैसे जो होता है हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होता है कि जब हमें यूज की जरूरत पड़ती है फ्यूचर में, तो हम उसको क्या करते हैं, इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं बेसिकली। ठीक है, मेमोरी इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल आइडेंटिटी। मेमोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी फैक्टर के लिए, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो हमें हेल्प करती है क्या करने में, डिसीजन मेकिंग करने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरी हो गई। डेफिनेशन क्या होता है मेमोरी का, तो अकॉर्डिंग टू द वुडवर्ड एंड मार्क्वेस 1948, इन्होंने मेमोरी के बारे में बताया है, मेमोरी के बारे में बताया है, मेमोरी consist in remembering what has previously been learned। मेमोरी का क्या मतलब है, इन्होंने बताया है कि मेमोरी क्या है, किससे बना है, रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली लर्न। जो पहले हम क्या कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, उसको हम कैसे दोबारा से याद कर रहे हैं, दोबारा से उसको यूज कर रहे हैं, वो जो होता है वो पूरा प्रोसेस, वो एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, हमारी मेमोरी होती है। ठीक है, अब दूसरा जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द रेबर्न इन 1956, इन्होंने मेमोरी के बारे में बताया है कि मेमोरी इज द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मतलब क्या है, हम अपने एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक, एक पावर है टू ब्रिंग देम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस सम टाइम एंड आफ्टर एक्सपीरियंस हैव अकर्ड। ठीक है, इन टर्म मेमोरी। ठीक है, मतलब यही है बेसिक कि जो होता है, जो हमारी एबिलिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करने की, स्टोर कर पाने की। ठीक है, स्टोर कर पाने की, हमारा ब्रेन जो है वो क्या कर सकता है, मेमोरी को स्टोर कर सकता है, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसका क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यूज़ कर लेंगे। तो ये जो पूरी जो होती है प्रोसेस होती है, ये एबिलिटी जो होती है वो हमारा मेमोरी होता है अकॉर्डिंग टू रेनबर्ग। ठीक है, अब आ गया हमारा नेचर ऑफ मेमोरी। नेचर ऑफ मेमोरी में बता रहा है कि बेसिकली क्या नेचर है, बेसिकली एक्चुअल में मेमोरी होता क्या है। ठीक है, इसका बेसिक क्या है। ठीक है, इन साइकोलॉजी मेमोरी इज द प्रोसेस बाय विच वी इनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये कुछ कुछ सिमिलर हमारा कंप्यूटर जैसा नहीं लग रहा है कि जैसे हमारे कंप्यूटर फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट जाता है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, आउटकम आता है उसका, कुछ कुछ सिमिलर इसी तरीके से है। हमारे ब्रेन भी कुछ इस तरीके से काम करता है, जो होता है इंफॉर्मेशन जो होता है हमारे इन्वायरमेंट से हमारे ब्रेन तक जाते हैं, हमारा ब्रेन जो होता है उनको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है, फिर जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे उसका यूज करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। It helps us learn, remember past experiences and make decision। ठीक है, इन सभी चीजों में ये हेल्प करता है। ठीक, ये जो होता है इसके नेचर में बताता है, इसके नेचर में बेसिकली बताया गया है कि मेमोरी क्या होती है, एक्टिव होती है। मेमोरी इज एक्टिव, मतलब क्या है इसका, इट इज नॉट लाइक ए कैमरा दैट रिकॉर्ड एवरीथिंग परफेक्टली। ये कैमरा की तरह नहीं है जो बस देख रहा है, चीजों को बस रिकॉर्ड कर रहा है, ये उस तरीके से नहीं है। ठीक है, इंस्टेड आवर ब्रेन सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड समटाइम्स चेंजेस इंफॉर्मेशन। ठीक है,
बल्कि हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। मतलब क्या है, जो रेलिवेंट है, जो उसे एक्चुअल में रखना चाहिए, जितना अमाउंट उसे रखना चाहिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो होता है उसे सुटेबल करके सिलेक्ट कर रहा है, उसे सिस्टम में इजी में, कॉम्प्लेक्स है तो उसको इजी में जो होता है वो उसको सिंप्लीफाई करके ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड समटाइम चेंजेस इन्फॉर्मेशन, और कभी कभी क्या करेगा, उसको चेंज करके, उसको उसके मीनिंग्स को बदल के क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। तो ये तो हमारे ब्रेन के इंटरनल फंक्शंस हो गए, ठीक है। मेमोरी इज कंस्ट्रक्टिव, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है वी डू नॉट रिमेंबर थिंग्स एग्जैक्टली एज दे हैपन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये समझ लीजिए कि क्लास में जब भी कोई, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है वो लेक्चर दे रहा है, अब मेरा ही मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो जो एक एक वर्ड बोल रही हूँ, आप वो एक एक वर्ड नहीं याद रख सकते हैं। हाँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जो बेसिक मीनिंग्स बता रही हूँ उससे लर्न करके क्या करेंगे, आप अपने माइंड में, अपने मेमोरी में स्टोर करेंगे, और फर्दर जब आपको एग्जाम्स में लिखना होगा तो आप अपने वर्ड्स में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके कॉपी में लिखेंगे। तो मतलब उसका यही है कि मेमोरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। जैसा मैं बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू, मतलब एक एक वर्ड वैसा आपके दिमाग में स्टोर नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, एडजस्ट करता है ब्रेन। आवर ब्रेन फिल्स इन गैप्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस, ठीक है। मतलब यही है इसका कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन और आपके पहले के इन्फॉर्मेशन जो भी आपका इस टॉपिक के बारे में है, ठीक है, आप उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में दोनों को रिलेट करेंगे, समझेंगे, दोनों को स्टोर करेंगे और एक बैलेंस में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी क्या होती है, वो कंस्ट्रक्टिव होती है, ठीक। अच्छा, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, ठीक है, इसको 3 स्टेजेस में बताया गया है। नेचर में इसके ही आता है, इसमें आया हमारा इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। मैंने बताया कि कैसे है, जैसे हमारा बेसिक कंप्यूटर जो होता है वो फंक्शन करता है, सेम लाइक दैट इसमें होता है। इनकोडिंग का क्या मतलब है, इनकोडिंग का मतलब है टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे सेंसरी जो होते हैं ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है, हमारे सेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाना, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइक सेविंग ए फाइल, जैसे हम कोई फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर में, किसी फोल्डर में डालते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा क्या होता है, इनकोडिंग, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाना, ठीक है। साइकोलॉजी के टर्म में स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, कीपिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है, स्टोरेज। जैसे कि हम अपने फाइल्स को कंप्यूटर में किसी ड्राइव में जो होते हैं वो सेव करते हैं, किसी फोल्डर में सेव करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए, तो ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा स्टोरेज में आता है। तो हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे जो होते हैं वो स्टोर होता है। रिट्राइवल, रिट्राइवल क्या होता है, एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड, मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ गई तब आप उसका यूज़ कर पाएँ, ठीक है, उस समय पर उसका यूज़ कर पाएँ। ये जो होता है, ये स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रिट्राइवल होता है, लाइक ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। तो ये जो होते हैं इसके 3 स्टेप्स होते हैं मेमोरी में, ठीक है, ये बेसिक इसके स्टेप्स होते हैं। अब टाइप ऑफ मेमोरी क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी तो इसमें बताया गया है सेंसरी मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सेंसरी मेमोरी में क्या है, वेरी शॉर्ट, मतलब क्या है, बहुत शॉर्ट होती है, लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड, ठीक है, लाइक सीइंग ए फ्लैश और लाइट। अच्छा, हम इसको जो होता है हम एक दूसरे नाम से भी जाते हैं, हमारा इमीडिएट मेमोरी, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, फ्यू सेकेंड्स के लिए, ठीक। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमारी होती है, ठीक है, ये वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ये लाइक हो गया, होल्ड्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट टाइम, लाइक रिमेंबरिंग ए फोन नंबर फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ मिनट्स के लिए होती है, ठीक है, कुछ घंटों के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज में आती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरीज, लॉन्ग टर्म मेमोरीज में क्या होती है, बहुत लंबे समय तक स्टोर रहने वाली मेमोरीज, ठीक है, स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक चाइल्डहुड मेमोरीज और हाउ टू राइड ए बाइक, ठीक है,
हाउ टू राइट, जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई, कैसे हम कोई भी जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो कैसे बहुत पहले से हमारे उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या हो गया, कैसे बाइक बाइक तो हमारा जो होता है बाइक सीखना एक स्किल में आता है, तो स्किल जो होता है वो कैसे हम हमारे बिहेवियर में वो है, वो मेमोरी में कैसे स्टोर है, कैसे चलाना है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो होता है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो होता है हमारा डिक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है, और दूसरा जो होता है प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होता है ये किससे बेसिकली रिलेटेड है, फैक्ट से, ठीक है, जो भी फैक्टुअल चीज़ें हैं, फैक्टुअल चीज़ें हैं, ठीक है, फैक्टुअल चीज़ें हैं उनको याद रखता है, ठीक है। और जो हमारी प्रोसीजरल प्रोसीजरल जो हमारी स्किल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे बाइसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना हो गया, हमारा बाइक चलाना हो गया, या फिर किसी भी चीज़ को जैसे ट्रैक्टर चलाना, ये सारे स्किल्स जो है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो ये सब कुछ जो होता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो होता है स्टोर होता है। तो ये जो होता है इसके लॉन्ग टर्म के दो सब जो होते हैं पार्ट हैं, ठीक है। इसी में हमारा उसके बाद आगे हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि मेमोरी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अब फैक्टर्स की जब बात आ जाती है, ठीक है, तो मेमोरी के लिए तो सबसे पहली बात है सेंटर, कौन सा पर्सन है, किसको स्टोर करना है, वो पर्सन हो गया पहले, उससे रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। फिर जो इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो पर्सन है, ठीक है, जिससे एक्चुअल में लर्न करना है, जिससे एक्चुअल में मेमोरी जो होता है स्टोर करनी है, ठीक है, उसका अटेंशन और फोकस कैसा है। जितना अच्छा अटेंशन होगा, फोकस होगा, उतना अच्छा वो लर्न करेगा और उतना अच्छा उसका मेमोरी होगा। रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है, कितना वो रेपिटेशन कर रहा है, उस बिहेवियर को कितना रेपिटेट कर रहा है, कितना वो प्रैक्टिस कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी मेमोरी कितनी होगी। हम जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, याद करते हैं, उतनी अच्छी होती है, ठीक है। इमोशंस एंड स्ट्रेस, ठीक है, इमोशन एंड स्ट्रेस जो होता है ये बेसिकली हमारी मेमोरी को क्या करेगा, डिक्रीज करता है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है मेमोरी पे। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप जो होता है एक तरीके से ही होता है कि जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, हम कुछ देर के लिए उसे स्लीप मोड पे डाल देते हैं या फिर शटडाउन मोड पे डाल देते हैं, तो क्या होता है सारे फंक्शंस उसके रुक जाते हैं, वो आराम कर लेता है। तो हमारा ब्रेन भी कुछ इस तरीके से होता है, जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है वो शांत होता है और उसको जो होता है अपने पावर्स को एक्यूमुलेट करने का एक टाइम पीरियड मिल जाता है। तो जब हम अच्छा एक स्लीप लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है उसके पास जो होती है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है फंक्शन करने की, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बॉडी के फिजिकल हेल्थ पे आ गई, ठीक है। बॉडी अगर अच्छी होगी, उसका हेल्थ मेंटेन होगा तो फिर क्या होगा, हमारी मेमोरी अच्छी होगी, ठीक है। एज एज फैक्टर जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेमोरी जो होती है अब जैसे जैसे थ्रू आउट डेवलपमेंट होता है किसी भी ह्यूमन का, उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है। बच्चों में उतनी अच्छी मेमोरी नहीं होती, बेसिकली माना जाता है कि 4 साल के बाद से जो होती है वो बच्चों में मेमोरी डेवलप होना शुरू होती है, ठीक है। और जैसे जैसे जो होते हैं लोग बूढ़े होते जाते हैं, एल्डर होते जाते हैं, वैसे वैसे मेमोरी क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। तो ये एज फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है इस पर। फिर इन्वायरमेंट एंड डिस्ट्रैक्शंस हो गए, ठीक। इन्वायरमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन अगर होगा तो फोकस करने की एबिलिटी नहीं होगी, तो फिर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से क्या होगा, वो इनकोडिंग उसकी होगी ही नहीं, तो फिर मेमोरी तो अच्छी होने से रही, ठीक है। इंटरेस्ट एंड मीनिंग, इंटरेस्ट एंड मीनिंग, जितना अच्छा इंटरेस्ट होगा, जितना अच्छा वो किसी भी चीज़ के मीनिंग को समझेंगे, उतना ज़्यादा ब्रेन जो होता है वो उसे सिंप्लीफाई करके अपने जो होता है अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। तो मेमोरी उतनी अच्छी होगी, ठीक। मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज, अब मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज तो हमारे जो होते हैं फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करता है, पर मेंटल एक्सरसाइज जो होता है वो बेसिकली क्या कह सकते हैं मेंटल एक्सरसाइज में जैसे हो गया रिलैक्सिंग, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया, आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ठीक, डिप्रेशन से लेकर और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से लेकर अगर आप इन सभी चीज़ों से बच रहे हो तो बेसिकली जो होता है जितना ज़्यादा आप मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन रख रहे हो उतना अच्छा जो होता है आपका मेमोरी अच्छा होगा, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छा होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इस तरीके से जो होता है मेमोरी फैक्टर प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया मेथड टू इम्प्रूव मेमोरी, क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे जो होता है मेमोरी को बेसिकली इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसमें जो होते हैं इसमें
ये आते हैं कुछ जो कॉमन मेथड्स हैं और इसमें कुछ अदर मेथड्स हैं, ठीक है, जो मैंने इसमें बताया है। सबसे पहला इसमें जो बताया गया है होल एंड पार्ट, ठीक है, होल एंड पार्ट मेथड। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली जो होता है होल मतलब कि एक बार में किसी चीज को पूरा याद कर लेना, एंड पार्ट मतलब उसको तोड़ तोड़ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पोइट्री को, हम बच्चों को पोइट्री नहीं सिखाते हैं स्कूलों में, तो हम कहते हैं कि पहले आप आधा पैराग्राफ याद करो फिर आधा पैराग्राफ याद करो, ठीक है, तो वो कैसे पार्ट पार्ट करके याद कर रहा है और फिर सबको एक साथ याद कर रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से वो सिंप्लीफाई करके चीजों को लर्न कर रहा है, तो क्या होगा उसकी मेमोरी जो होती है इस तरीके से उसकी अच्छी होगी, होल एंड पार्ट मेथड, ठीक है। फिर रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, वो कितना अच्छा रेपिटेट कर रहा है, जितना जितना वो रिपीट करेगा कॉन्टिन्यूसली उसका उतना अच्छा होगा, ठीक है। एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया, हम मान लेते हैं कुछ जो होते हैं वर्ड्स हमें याद कर रहे हैं, जैसे कि हो गया कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, CPU हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ें ऐसे कुछ कॉमन टर्म है। अगर हमें इन्हें याद करना है तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली इसका जो पहला लेटर है, पहला लेटर, इसको क्या करेंगे हम, पहला लेटर जो होता है एक साथ कर लेंगे, ठीक है, KCC। अब मुझे याद करना है तो मैं बता लूँ KCC, K फॉर कीबोर्ड, C फॉर जो हो गया कंप्यूटर हो गया, C फॉर CPU हो गया। इस तरीके से जो होता है उसके पहले वर्ड को लिख के जो होता है हम एक याद करने का तरीका बना सकते हैं, एक्रोनिम्स कहते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद आ गया हमारा एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, इसमें पूरा सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है, उसमें पूरा सेंटेंस बनाया जाता है याद करने के लिए चीज़ों को। इसमें न्यूमोनिक, न्यूमोनिक जो होते हैं बेसिकली एक्रोनिम्स एंड एक्रोस्टिक्स मतलब न्यूमोनिक के ही पार्ट जैसे हैं, ठीक है। न्यूमोनिक बेसिकली क्या होता है, एक सेंटेंस जनरेट किया जाता है जिसका एक मीनिंग निकलता है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो होता है हम किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए यूज़ होते हैं। न्यूमोनिक्स में हम वेरियस न्यूमोनिक्स जो होते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे कुछ जो होते हैं अदर टाइप्स में आ गए, पर इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं। इसमें क्या आते हैं, पे अटेंशन एंड स्टे फोकस, अटेंशन अच्छा रखो और फोकस करो तो मेमोरी अच्छी होगी। यूज़ रेपिटेशन एंड स्पेस प्रैक्टिस, ठीक है, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मेमोरी होगी। ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, सिंप्लीफाई करता है चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से रिसीव नहीं करता, ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन होगा मेमोरी उतनी अच्छी होगी। यूज़ न्यूमोनिक एंड मेमोरी ट्रिक्स, न्यूमोनिक ऑलरेडी मैंने बता दिया, न्यूमोनिक करेंगे तो वो और ईजी होगा, तो लर्न करने में आसानी होगी और मेमोरी अच्छी होगी। स्टे फिजिकली एक्टिव, फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखना है। गेट इनफ स्लीप, स्लीप ऑलरेडी फैक्टर्स जो बता दिया था मैंने फैक्टर्स में। ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, ब्रेन बूस्टिंग फूड, ऐसे फूड्स खाइए जिससे आपका ब्रेन का हेल्थ जो हो वो अच्छा हो, तो इससे जो होता है आपका पूरा कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छा होगा। ट्रेन योर ब्रेन, ठीक है, अपने ब्रेन को जो होता है प्रैक्टिस के थ्रू जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए ट्रेन करें थ्रू द प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। एंड मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें ताकि जो होता है वो आपके लर्निंग को प्रभावित ना करे। एंड टीच समवन एल्स, मतलब क्या है, मेमोरी को सबसे अच्छा तरीका माना यह जाता है कि अगर कोई चीज़ आपको सीखनी है तो पहले आप उसे लर्न करो, ठीक है, फिर उसको आप रिपीट करके याद करो और फिर किसी को पढ़ा दो, ठीक है। किसी को पढ़ाने से क्या होती है, वो चीज़ जो होती है आपकी मेमोरी में बहुत ही जल्दी स्टोर हो जाती है। तो ये कुछ जो होते हैं तरीके हो गए मेमोरी को अच्छा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है फॉरगेटिंग। अब मेमोरी के जो बाद आता है वो फॉरगेटिंग, मतलब क्या है कि मेमोरी हमारी अच्छी नहीं है, हम चीज़ों को भूल जा रहे हैं, ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग यही है, ठीक। तो क्या दिया गया है इसमें, फॉरगेटिंग मीन्स ए फेलियर टू रिकॉल ए फैक्ट, एन आइडिया और ए ग्रुप ऑफ आइडियाज। मतलब क्या है, आप रिकॉल नहीं, मेमोरी के जो हमारे 3 स्टेप थे, ठीक है, जो 3 स्टेप उसमें से लास्ट वाला स्टेप यानी हमारा रिट्राइवल, रिट्राइवल में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हो रही है, फेलियर हो रहा है, रिकॉल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, फॉरगेटिंग बोल रहे हैं। इट इज द वीकनेस ऑफ द बॉन्ड्स दैट वी आर फॉर्म्ड इन लर्निंग, ठीक है। Forgetting is the failure to retain or recall previously learned information and experiences when it is needed। मतलब वही है कि जो होता है, जो भी हम लर्न कर चुके हैं उसको हम दोबारा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो होता है डेफिनेशन वो किसने दिया था, हमारे मॉर्गन एंड किंग जो होते हैं इंट्रोडक्शन टू द साइकोलॉजी, इन्होंने बताया है फॉरगेटिंग डज नॉट मीन कंप्लीट इरेजर,
मतलब ये है कि पूरी तरीके से इरेज हो जाना फॉरगेटिंग नहीं है। इट इज ऑफ्टन मीन टेम्पररी इनएबिलिटी टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, मतलब ये है कि जब आपको ज़रूरत है तब एक्चुअल टाइम पे क्या है, आप टेम्परली उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, रिट्राइव नहीं कर पा रहे हो, आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन को आप फॉरगेटिंग कह रहे हैं। ये जो है ना कि इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली वो आपके ब्रेन से जा चुका है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ समय बाद जो होता है आपको वो याद आ जाए। ठीक है, कंप्लीटली इरेजर नहीं होता है फॉरगेटिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारा अगला डेफिनेशन है। ठीक है, मून 1976 इन्होंने क्या कहा, फॉरगेटिंग इज द लॉस, परमानेंट और टेम्पररी, ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है, ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न अर्लियर। ठीक है, किसी भी चीज़ को जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं उसको दोबारा रिकॉल ना कर पाने की एबिलिटी क्या है, वो हमारी फॉरगेटिंग है। ठीक है, फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस when attempting to do so or perform an action previously learned। मतलब इनका साफ साफ सबका मीनिंग यही है कि जो होता है एट अ टाइम जब हमें नीड है तब हमें उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, जो होता है रिट्राइव नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से जो होता है हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो होता है डेफिनेशन दिया था हमारा ड्रीवर ने दिया था 1952 में। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वो हमारा टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग थियरी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थियरी ये बताती है कि कैसे जो होता है ये फॉरगेटिंग जो होता है ये डेवलप होता है किसी भी ह्यूमन में। ठीक है, तो इसमें कुछ थियरीज हैं। तो सबसे पहला इसमें है डिके थियरी। ठीक है, डिके थियरी के नाम से ही आप समझ रहे हैं। ठीक है, डिके मतलब कोई चीज़ क्या हो रही है, टूट रही है, बिगड़ रही है, खराब हो रही है। तो बेसिक मीन इसका क्या है, मेमोरी ट्रेसेस फेड ओवर टाइम इफ नॉट क्या है, रिहर्स। मतलब क्या है, मेमोरी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, अगर आप उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो घटता जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, फेड होता जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है फॉरगेटिंग ए फोन नंबर व्हेन रेयरली यूज। ठीक है, अब आजकल तो देखा जाए जब से ये स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो फिर अब तो हम फोन नंबर्स तो बहुत ही कम याद रहते हैं, तो हम क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब हमें रहता था हम टाइप करते थे कीपैड पे तो हमें बहुत सारे नंबर्स याद होते थे, पर अब ऐसा नहीं है, हमें गिने चुने एक आध नंबर याद रहते हैं। तो इस तरीके से जो होता है क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें फोन नंबर्स कम याद रह रहे हैं। तो ये जो होता है डीके थ्योरी बताती है फॉरगेटिंग की। ठीक है, इंटरफेरेंस थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी क्या बताती है, न्यू और ओल्ड मेमोरीज ब्लॉक ईच अदर। न्यू और ओल्ड मेमोरीज आपस में क्या करेंगे, जो होते हैं इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मिक्सिंग अप योर न्यू पासवर्ड विथ द ओल्ड वन। ठीक है, इसमें दो आते हैं। ठीक है, इसमें दो आता है, एक आता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है हमारा रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, प्रोएक्टिव का क्या मतलब है, ओल्ड मेमोरीज इंटरफेयर्स विथ न्यू लर्निंग। मतलब जो हमारी पुरानी मेमोरीज है वो नई सीखी हुई चीज़ों के साथ जो होती है वो प्रॉब्लम कर रही है। इसमें फॉर एग्जांपल कॉलिंग योर न्यू फ्रेंड बाय योर ओल्ड फ्रेंड नेम। ठीक है, अपने ओल्ड फ्रेंड किसी न्यू फ्रेंड के नाम से बुलाना। ठीक है, तो जो होते हैं जो तुम्हारी ओल्ड मेमोरीज हैं, ठीक है, वो न्यू लर्निंग में क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, इंटरफेरेंस कर रही हैं। अब आ गया हमारा रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, न्यू लर्निंग डिस्टरप्टेड, कोई नई चीज़ आपने सीखी और वो आपके पुरानी मेमोरी को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, फॉरगेटिंग योर ओल्ड एड्रेस आफ्टर मूविंग टू ए न्यू, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट थियरी, डिस्प्लेसमेंट थियरी क्या कहते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन पुशेस ओल्ड इन्फो आउट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फॉरगेटिंग द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोन नंबर आफ्टर हियरिंग ए लॉन्ग वन। ठीक, मतलब क्या है इसका, न्यू इन्फॉर्मेशन पुशेस ओल्ड इन्फो आउट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब क्या है, नया इन्फॉर्मेशन जो भी आपने सीखा, ठीक है, वो जो होती है वो शॉर्ट जो होते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये किसी को जो होता है किसी पे से शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर रही है, वो थोड़े जो होता है थोड़े से समय के लिए उसको शिफ्ट करिए। फॉरगेटिंग द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोन नंबर आफ्टर हियरिंग ए लॉन्ग वन। ठीक है, ऐसा होता है कि आपने कोई लंबा डिजिट सीखा और आप पहला भूल गए, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, रिट्राइवल फेलियर,
रिट्राइवल फेलियर यही है कि जो होता है एट द टाइम आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें है मेमोरी इज प्रेजेंट बट कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट प्रॉपर क्यूज। मतलब क्या है, टिप ऑफ द टंग फिनोमेनन। टिप ऑफ द टंग फिनोमेनन का क्या मतलब है, बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें वो चीज़ याद होती है पर वो चीज़ हमारे जुबान पर नहीं आती है, ठीक है। तो ये जो होता है ये वही बताता है कि मतलब याद तो है पर एक्चुअल में आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये होता है रिट्राइवल फेलियर थ्योरी, ठीक। इसमें आ गया रिट्राइवल फेलियर, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग रिप्रेशन थियरी, ये क्या बताता है, पेनफुल और ट्रॉमेटिक मेमोरीज आर अनकॉन्शियसली पुश्ड अवे, ठीक है। रिप्रेशन, अच्छा रिप्रेशन जो होता है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का ही एक जो होता है टाइप था। इसमें क्या था कि अनकॉन्शियसली जो होता है कोई भी पर्सन जो होता है अपने पेनफुल कोई मेमोरी होती है उसको क्या करता है, भूल जाता है, ठीक। तो यही जो होता है इसको बता रहा है, फॉरगेटिंग डिटेल्स ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एमनीशिया, एमनीशिया क्या होता है, एमनीशिया तो एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें मेमोरी लॉस होने लगता है बेसिकली ब्रेन डैमेज की वजह से। मेमोरी लॉस ड्यू टू ब्रेन डैमेज, इलनेस और ट्रामा, ठीक है। ये हमारे जो होता है ब्रेन में जब प्रॉब्लम होती है तब ये होता है। कैन नॉट रिकॉल पास्ट इवेंट्स आफ्टर ए हेड इंजरी, ठीक है। तो ये जो होते हैं एमनीशिया तो हमारा एक डिजीज कंडीशन हो गया, ठीक है। एंड्रोगेट एमनीशिया और रेट्रोगेट एमनीशिया, ये दो में डिवाइड किया गया है। एंट्रोगेट क्या है, इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है। ट्रॉमा के बाद आप नई मेमोरीज नहीं बना पाते हैं, ऐसा कंडीशन जब आता है तो उसको जो होते हैं इनएबिलिटी टू, ठीक है, एंट्रोगेट एमनीशिया बोलते हैं। पेशेंट कैन नॉट रिमेंबर इवेंट्स आफ्टर ब्रेन सर्जरी, ठीक है। रिट्रोगेट क्या होता है, रिट्रोगेट जो होता है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को क्या कर रहा है, नहीं याद कर पाता है। लॉस ऑफ पास्ट मेमोरीज बिफोर जो होता है ट्रॉमा, फॉर एग्जाम्पल फॉरगेटिंग लाइफ इवेंट्स प्रियर टू एन एक्सीडेंट, ठीक है। वो पहले की मेमोरीज क्या करता है, भूल जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा साइकोजेनिक फॉरगेटिंग। साइकोजेनिक फॉरगेटिंग क्या होता है, फॉरगेटिंग ड्यू टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फॉरगेटिंग एन एग्जाम डे ड्यू टू एंजाइटी, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और लास्ट वाला हमारा क्या है, सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब यही है किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, घटा देना, ठीक है। कॉन्शियस एफर्ट टू फॉरगेट अनवांटेड मेमोरीज, मतलब खुद से चाहता है, ठीक है, जो मेमोरी उसे क्या कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है, उसके लिए एंजाइटी का कॉज बन रही है, उसको क्या कर रहा है, उसको कॉन्शियसली उसको क्या करना है, हटाता है, घटाता है, ठीक है। फोर्सिंग योर सेल्फ नॉट टू थिंक अबाउट एन एम्बेरसिंग मूवमेंट, ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये जो हमारे हो गए, ये क्या हो गए, थियरी हो गए फॉरगेटिंग के, ठीक है। अब इसमें आ गया तो हम ट्रेस थियरी जो पहले मैंने बताया था ये उसके डिटेल्स है, ठीक है। तो इसमें सिंपली जो होता है बेसिक जो होता है प्रपोज किसने किया था, थॉर्नडाइक ने इसको दिया था एंड सपोर्टेड बाय जो होते हैं इबिन गेस ने। इन्होंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था, कॉन्सेप्ट मेमोरी ट्रेसेस यानी इनग्राम्स, जो भी मेमोरी ट्रेसेस हैं, ठीक है। इनग्राम्स का मतलब वो है ऐसे फैक्टर्स जो कि हम याद रख रहे हैं जो कि हम भूल जा रहे हैं, ठीक है। आर फॉर्म्ड इन द ब्रेन ड्यूरिंग लर्निंग, मतलब यही है जो फैक्टर हम याद कर रहे हैं वो इनग्राम्स, ठीक है। विथ टाइम एंड डिसीज दीज ट्रेसेस फेड एंड डिके, मतलब टाइम के साथ साथ जो होते हैं ये धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। हेंस फॉरगेटिंग अकर्स ड्यू टू द नेचुरल वीकनिंग ऑफ मेमोरी ट्रेसेस, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग वही है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको दिया गया है, ए नर्स फॉरगेट्स ए पेशेंट ड्रग डोजेस लर्न वीक्स अगो बिकॉज शी हैज़ नॉट प्रैक्टिस रिसेंटली, मतलब वही अगर उसने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो धीरे धीरे उसे भूल जाएगी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन एंड प्रैक्टिस प्रिवेंट डिके, मतलब वही है कि इसका जो होता है एजुकेशनल टाइम में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हम डेली डेली जो होता है अपने इन्फॉर्मेशन को जो कि हम लर्न किए हैं उसे रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो होता है हमारी मेमोरी में स्टोर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होता है हमारा इंटरफेरेंस थियरी, इसमें बताया था इंटरफेरेंस थियरी में सपोर्टेड बाय जेनकिंस एंड डेलनबर्ग एंड एमसी
जियोट्स, ठीक है। इनका जो होता है कॉन्सेप्ट वही था, फॉरगेटिंग अकर्स व्हेन न्यू और ओल्ड जो होता है, जो भी लर्निंग है, जो भी मेमोरीज हैं, वो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स, मैंने वही बताया था ऑलरेडी टेबल में, ठीक है। प्रोएक्टिव इनहिबिशन एंड रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, ठीक है। प्रोएक्टिव क्या था, ओल्ड लर्निंग इंटरफेरेंस विद द न्यू लर्निंग, ठीक है। एग्जाम्पल, ए नर्स प्रीवियसली ट्रेन्ड इन ओल्ड इंजेक्शन टेक्निक्स हैज डिफिकल्टी टू लर्निंग न्यू मेथड, मतलब प्रीवियसली जिस तरीके से उसने सीखा है, अब वो नई चीज़ों के साथ उसको अडॉप्ट करने में उसे डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। रेट्रोगेट जो होता है इनहिबिशन, न्यू लर्निंग इंटरफेयर विद द ओल्ड लर्निंग, वही है, ठीक है। एग्जाम्पल, आफ्टर लर्निंग न्यू ड्रग नेम्स द नर्स फॉरगेट अर्लियर वंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो होती है हमारी नई चीज़ें जो होती हैं वो पुरानी चीज़ों की मेमोरी को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही है, अवॉइड स्टडी सिमिलर सब्जेक्ट्स कॉन्सेक्टिवली टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस, मतलब ये है कि सिमिलर सब्जेक्ट को अवॉइड करें, मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरैक्ट करके एक दूसरे को प्रभावित ना करें। इस तरीके से हमें अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए, ठीक। तीसरा रिट्राइवल फेलियर, वही है प्रपोज्ड बाय डलविंग्स। इन्होंने क्या बताया है, कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी बट कैन नॉट बी retrieved due to lack of retrieval cues. For forgetting happens because the rights due to context is missing, ठीक है। For example, you recognize a patient face but cannot recall the name until you hear the mention by someone else, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, यूज कॉन्टेक्सचुअल क्यूज, मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमोनिक्स का यूज़ करना है, एसोसिएशन टेक्निक का यूज़ करना है, कीवर्ड्स का यूज़ करना है, ताकि जो होता है आपका लर्निंग बेटर हो, आपकी मेमोरी बेटर हो। तो एजुकेशन में जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस थियोरी का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा मोटिवेटेड फॉरगेटिंग रिप्रेशन थियोरी, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय सिगमंड फ्रॉइड अंडर साइको एनालिटिकल थियोरी। अब रिप्रेशन जो हमारा है वो डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, उसका कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पहले ही समझाया। सम मेमोरीज आर पेनफुल, अनप्लीजेंट और एंजाइटी प्रोवोकिंग, ठीक है। कुछ मेमोरीज जो होती हैं वो पेनफुल होती हैं। द माइंड अनकॉन्शियसली रिप्रेस देम टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम स्ट्रेस, सच फॉरगेटिंग इज मोटिवेटेड बाय इमोशनल डिफेंस, मतलब वही डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है हमारा पेनफुल जो होता है मेमोरीज से बचाने के लिए काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु एक्सपीरियंस्ड ए ट्रॉमेटिक चाइल्ड बर्थ में अनकॉन्शियसली फॉरगॉट द इवेंट, वही रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके वो अपने पेनफुल जो होता है एक्सपीरियंस को भूल जाती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड काउंसलिंग हेल्प इन रिकॉलिंग सप्रेस्ड मटेरियल, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड काउंसलिंग हेल्प द रिकॉलिंग सप्रेस्ड मटेरियल, मतलब वही है कि कैसे जो होता है, जो मटेरियल आप जो होते हैं भूल चुके हैं, जो मटेरियल आप सप्रेस कर चुके हैं, उसको इमोशनल स्टेबिलिटी और काउंसलिंग के थ्रू, मतलब जो भी उसके पेनफुल जो होते हैं, क्या बोलते हैं, इमोशंस हैं, जो उसके थॉट्स हैं, उनको जो होता है हटाकर कैसे उनको बेटर किया जा सकता है, उनके मेमोरी को इस तरीके से उसको एजुकेशन में यूज़ किया जा सकता है लर्निंग को बेटर करने के लिए, ठीक। फेलियर एंड ऑफ स्टोरेज हैव एन हिलगार्ड ने दिया था। कॉन्सेप्ट क्या था इसका, व्हेन लर्निंग इज इनकम्प्लीट और अटेंशन इज पुअर, इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपरली इनकोडेड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। इसका वही मीनिंग है। एंड हेंस फॉरगेटिंग अकर नॉट बिकॉज ऑफ लॉस बट ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, मतलब वो ये जो हमारा स्टोरेज का एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर हमारा स्टोरेज का एक प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं है, या फिर अटेंशन क्या है वो पुअर है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा अल्टीमेटली जो हमारा क्या होगा, हमारी मेमोरी क्या होगी, वो पुअर होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टूडेंट स्टडीज केयरफुली द मटेरियल मे नेवर एंटर लॉन्ग टर्म केयरलेसली, सॉरी,
केयरलेसली। अगर वो इंफॉर्मेशन को फोकस करके पूरा अटेंशन देके नहीं पढ़ रहा है, नहीं लर्न कर रहा है, तो उसकी मेमोरी क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी, अच्छी नहीं होगी। और वो क्या करेगा, उसके एजुकेशनल जो उसका एक एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। अच्छा, इसका एजुकेशनल जो होता है वो क्या होगा, यूज इनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग एंड फोकस्ड अटेंशन फॉर प्रॉपर इनकोडिंग। मतलब क्या है, ये आपको क्या होता है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। बेसिकली आप लर्निंग इस तरीके से करें कि आप उसका मीनिंग एक निकाल पाए, समझ पाए, तभी वो मेमोरी में जाएगा और वो लंबे समय तक स्टोर होगा। ठीक है। अब क्या होते हैं कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, क्या कॉजेज हो सकते हैं। बेसिकली आज की जो लाइफस्टाइल में देखा जाए तो सबसे पहला तो हमारा हो गया फिजिकल, ले लिया जाए फिजिकल हेल्थ मेंटेन नहीं है, विटामिन B12 की कमी है, या फिर और भी जो होते हैं मेमोरी बूस्टिंग जो चीज़ों की होती है कमी है। तो पहला तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये होगा डिस्ट्रैक्शंस, अटेंशन की कमी। तो इसमें हम कुछ कॉमन देखते हैं। हाँ, तो पहला है जो हमारा वो है डीके थियरी के अकॉर्डिंग। डीके थ्योरी में क्या बताया गया था, डीके थ्योरी में बताया गया था कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो होते हैं वो रेगुलरली हम उससे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते या यूज नहीं करते, तो वो क्या होती है, टाइम के साथ वो क्या होती है, फेड हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग जो होता है ये भी एक कॉज होता है कि हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसका हो गया इंटरफेरेंस थियरी के अकॉर्डिंग मेमोरीज क्लैश विद ईच अदर। मतलब क्या है कि मेमोरीज जो होते हैं एक दूसरे, ओल्ड और न्यू मेमोरीज जो होती हैं आपस में क्या कर रही हैं, क्लैश कर रही हैं। इसकी वजह से भी जो होता है वो फॉरगेटिंग हो सकती है। ठीक है, ये भी कॉज है। और रिट्राइवल फेलियर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये थियरी क्या बताती है, मेमोरी इस जो होती है क्या बोलते हैं, देयर बट कैंट बी एक्सेस। मतलब क्या है, मेमोरी तो होती है पर उसको जो होता है जब यूज पड़ता है तो हम उसको जो होते हैं कर नहीं पाते हैं, उसे प्रॉपर उसको रिकॉल कर नहीं पाते हैं। तो ये जो होती है थ्योरी ये बताती है कि इनएबिलिटी आ जाती है रिकॉल करने की। क्या है, मोटिवेशन फॉरगेटिंग। ठीक है, मोटिवेशन फॉरगेटिंग का मतलब क्या है, बेसिकली फॉरगेटिंग अनवांटेड जो होते हैं मेमोरीज, अपनी जो होते हैं जो अनवांटेड मेमोरीज हैं उनको भूल जाना। ठीक है। तो ये जो थियरीज बेसिकली बता रही हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो इसके अंदर आते हैं वो कैसे जो होता है फॉरगेटिंग कॉज कर सकते हैं। इनकोडिंग फेलियर मतलब क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज के लिए जो प्रोसेस हो रहा है, अगर इंफॉर्मेशन इनकोड ही नहीं हो रहा है प्रॉपर तो वो भी क्या कॉज कर सकता है, फॉरगेटिंग कॉज कर सकता है। ब्रेन डैमेज और डिजीज। ब्रेन जो होता है हमारा प्रिंसिपल जो हमारा ऑर्गन है जिसमें ये सब कुछ पूरा कॉग्निटिव प्रोसेस हो रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होगा, फॉरगेटिंग हो सकती है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो होता है हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जनरल एबिलिटी, हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस का होल, अटेंशन हो गया, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, ये पूरा प्रोसेस जो होता है उन सब को जो होता है प्रभावित करता है। और ये लास्ट में क्या करेगा, फॉरगेटिंग कॉज कर सकता है। एंड लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप, ये जो मैं पहले बता चुकी हूँ, स्लीप कैसे जो होता है वो मेमोरी को बूस्ट करती है, अगर अच्छी नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, फॉरगेटिंग कॉज करेगा। तो ये जो हो गए हैं हमारे कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग हो गए। ठीक है, हमारा फॉरगेटिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, थिंकिंग। थिंकिंग क्या होता है, तो कॉमनली हम थिंकिंग क्या समझते हैं, थिंकिंग मतलब सोचना, कुछ भी सोचना। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है थिंकिंग क्या हो, किसी हम लॉजिकल चीज के बारे में सोच रहे हो सकता हो किसी बेकार से चीज के बारे में सोच रहे हो, फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन का प्रोसेस एक चल रहा है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गया उसका जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है वो क्या है, थिंकिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है इसका मीनिंग दिया गया है, थिंकिंग रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन टू फॉर्म कॉन्सेप्ट, सॉल्व प्रॉब्लम, मेक डिसीजन एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मेनली यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है उसको कैसे हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं, कैसे उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हमको क्या कर सके, हम उसको यूज कर सके अपने लिए, किस लिए, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है ये प्रोसेस थिंकिंग होता है। इट इन्वॉल्व डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शन सच एज रीजनिंग, पर्सनल परसेप्शन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब वही है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसमें यूज किया जाता है। डेफिनेशन क्या होगा थिंकिंग का, तो अकॉर्डिंग टू द गिलमर 1970, इन्होंने क्या बताया थिंकिंग के बारे में, थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है in which we use ideas, symbols in places of overt activities। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं।
ठीक है। और ओवर जो होते हैं इन प्लेस ऑफ ओवर एक्टिविटीज, मतलब क्या है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है हम इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, उसके बाद अपने मेंटल लेवल पे उसका एक जो होता है फॉर्मेट बनाना, उसको जो होता है प्रोसेस करना, ताकि उसका हम एक मीनिंग निकाल सके। वो जो पूरा प्रोसेस होता है ये क्या होता है, हमारा थिंकिंग होता है, ठीक है। इसका जो बेसिक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब आ गया कितने जो होते हैं टाइप्स हैं, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा आ गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्या मीनिंग है? कन्वर्जेंट, फोकस्ड, लॉजिकल एंड यूज टू फाइंड ए सिंगल करेक्ट आंसर। ये जो होते हैं, ये जो फैक्टर हो गए, ये फोकस्ड और लॉजिकल और क्या है, यूज टू फाइंड सिंगल करेक्ट आंसर, ये जो तीन फैक्टर है, ठीक है, ये जो तीन वर्ड है, ये इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेनली क्या है, इस तरीके की थिंकिंग जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा किसी भी मैथ का प्रॉब्लम जो है किसी को सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या जो होता है, रैशनल थिंकिंग, क्या लॉजिकल थिंकिंग यूज हो रही है, ये बेसिकली उस टाइप की थिंकिंग होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव एंड ओपन एंडेड, ठीक है, जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, ठीक है, डाइवर्जेंट, ठीक है, ढेर सारे आइडियाज, मतलब ये है कि मल्टीपल आइडियाज, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल आइडियाज को जनरेट करना, ठीक है। और उसमें से क्या करता है, उसमें से हमारा ब्रेन जो होता है, जो बेस्ट जो मेथड होता है उसको सिलेक्ट करता है और उसको यूज करता है ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इस तरीके का जो थिंकिंग होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है हमारा, क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो होता है हमारा एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली टू मेक रीजन्ड जजमेंट, मतलब क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या है, एनालाइज करना, डीपली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको एनालाइज करना, ताकि क्या है, उसका आप यूज करके एक बेसिक डिसीजन मेकिंग में जो आप करते हैं उसमें हेल्प करता है। तो इस टाइप की थिंकिंग जो होती है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कैसे हम सिचुएशंस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप्स हो गए थिंकिंग के। और हमारा अगला है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या मतलब है? थिंकिंग बियॉन्ड कॉन्क्रीट रिलेट्स, मतलब क्या है, कॉन्क्रीट रिलेट, लॉजिकल थिंकिंग से क्या है, दूर है, ठीक है। इसमें रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, फैक्चुअल थिंकिंग नहीं है, ठीक है। सच एज अंडरस्टैंडिंग मेटाफोर्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब ये है कि ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मीनिंग है किसी भी चीज के एक्चुअल मीनिंग को समझना, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग को समझने के बाद उसको मॉडिफाई करके कैसे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो उसमें आता है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, ये जो आता है हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है, ठीक है। हमारा अगला हो गया कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग जो होता है बेसिकली फैक्चुअल होता है, ठीक है, नंबर्स पर बेस्ड होता है, लिटरल एंड स्पेसिफिक, फोकसिंग ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस रादर देन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है। किसी भी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बेस पे नहीं होकर एक प्रैक्टिकल बेस पे जो होता है ये बेस्ड होता है, ठीक है। अगला हमारा है ऑटोमेटिक थिंकिंग। ऑटोमेटिक थिंकिंग में क्या है, अनकॉन्शियस एंड फास्ट, ऑफ्टन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड हैबिट्स। ऑटोमेटिक थिंकिंग क्या है, अपने आप होती है, ठीक है। इसमें क्या है, अनकॉन्शियस एंड फास्ट होती है, बेस्ड है, इसको कंपेयर किया गया है पास्ट एक्सपीरियंस एंड हैबिट से। हाँ, ये थिंकिंग कैसे आती है, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस है आपका किसी भी सिचुएशंस को लेकर, ठीक है, तो जब हम नई सिचुएशंस पे जाते हैं नए, तो हम क्या करते हैं, उस पास्ट से जो होते हैं अनकॉन्शियसली हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम रिलेट करते हैं तो हमारा माइंड जिस तरीके की थिंकिंग उस प्रोसेस में यूज करता है, ये जो हमारी होती है ऑटोमेटिक थिंकिंग होती है, ठीक है, और ये फास्ट होती है। डेलिब्रेट थिंकिंग। डेलिब्रेट थिंकिंग का क्या मीनिंग है, स्लो, कॉन्शियस एंड क्या होता है, एफर्टफुल होता है, यूज्ड व्हेन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। मतलब ये डेलिब्रेट मतलब डिटेल में जो होता है वो क्या करते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, टाइम लेते हैं, कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं, टाइम लेते हैं और स्लोली जो होता है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, और क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में और इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेलिब्रेट टाइप ऑफ थिंकिंग, ठीक।
अगला जो हमारा टॉपिक आ गया वो आ गया लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, लेवल ऑफ थिंकिंग जो इसमें बताया गया है वो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थ्रू बताया गया है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इन्होंने जो ये ब्लूम्स थे, इन्होंने बताया था बेसिकली जो कॉग्निटिव हमारा एबिलिटी, हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है, इसमें जो हमारा आता है, ठीक है, थिंकिंग का जो थिंकिंग प्रोसेस जो आता है, इसको जो होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे बताया गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको बताया गया है। तो उसमें से जो होता है ये स्टेप्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा आता है क्या, रिमेंबरिंग। ठीक है, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है अप्लाइंग, फिर आता है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, एंड लास्ट में क्रिएटिंग। ठीक है, तो इतने स्टेप्स में इसको क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्टेप हो गया रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग का क्या मतलब है, जनरली किसी भी चीज को याद करना। ठीक है, याद करना। तो रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कंपोनेंट्स, एग्जांपल मेमोराइजिंग डेफिनेशन। जैसे मैंने अभी पहले ही डेफिनेशन बताया थिंकिंग का, अगर आप याद कर रहे हैं उसको, ठीक है, अच्छे से उसको पहले रीड किया, फिर आप उसको रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, हमारा रिमेंबरिंग हो गया। ठीक है, और ये जो आ गया पहला स्टेप। ठीक है, इसमें जो होता है थिंकिंग। आ गया दूसरा हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक्सप्लेनिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट इन वंस ओन वर्ड्स। मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया, अब आप इतने एबल हैं कि उनको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्लाइंग, यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग ए लर्न फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आप एप्लीकेशन उसका यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का क्या मतलब है, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिन रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल है कंपेयरिंग डिफरेंट थियरीज। ठीक है, एनालाइजिंग मतलब क्या है, किसी भी चीज को समझने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना है, तोड़ना है, फिर उनके जो होते हैं मीनिंग्स को समझना है। ठीक, फिर उनसे एक इंफॉर्मेशन जनरेट करना। ये जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, हमारा एनालाइजिंग होता है। ठीक है, अब आता है इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग का क्या मतलब है, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड एविडेंसेस। अपने जो होते हैं जजमेंट बनाना, ठीक है, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और एविडेंसेस, एविडेंसेस से रिलेट करके। एग्जांपल है असेसिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ ए सोर्स। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो होता है उसको इवेल्युएट करना। ठीक है, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग का क्या मतलब है, क्रिएटिंग का क्या मतलब, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अब आ चुकी है, इतनी एबिलिटी अब आ चुकी है कि आप उसको मॉडिफाई करके आप कुछ नया बना सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल वर्क आइडियाज और सोल्यूशन। ठीक, एग्जाम्पल डिजाइनिंग ए न्यू एक्सपेरिमेंट। तो ये आ गया हमारा क्रिएटिंग में। तो ये जो हमारा आ गया, ये थिंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट लेवल को बताता है कि कितने कितने लेवल पे जो होता है वो थिंकिंग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू थिंकिंग। ठीक, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग का क्या मतलब है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है। ठीक है, रीजनिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को आप लॉजिकली सोचें। ठीक है, उसका एक रेशनल दें, किसी भी काम के पीछे उसका एक रेशनल दें कि हाँ ये क्यों हुआ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो एबिलिटी है जिसमें आप कोई भी टास्क आपके पास आ जाए, आप उसके लिए क्या है, आप एफर्टलेसली उसको क्या कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू थिंकिंग इन्वॉल्व सेवरल कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक, इसमें सेवरल कॉग्निटिव प्रोसेस आते हैं, इंक्लूडिंग लॉजिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग। ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब आ गया रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में समझते हैं। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंसेस, लॉजिक, प्रीवियर नॉलेज। अच्छा, रीजनिंग जो होता है ये लॉजिकल होता है। कैसे लॉजिकल होता है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, कंपेयर करेगा, एविडेंसेस से कंपेयर करेगा। ठीक है, उसके लॉजिक्स को कंपेयर करेगा और क्या करेगा, जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज है उनसे कंपेयर करेगा, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, आइडिया जनरेट करता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग पहला हो गया। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मीनिंग है, मूविंग फ्रॉम ए जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। एक जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक जाना। एग्जाम्पल है ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। ठीक है, सोक्रेट्स, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज ए ह्यूमन देयरफॉर सोक्रेट इज मॉर्टल। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब इसका क्या है
एक जनरल प्रिंसिपल था, ठीक है, एक जनरल प्रिंसिपल था, लेकिन वो क्या ले गया, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक ले गया। हम मानते हैं एक जनरल प्रिंसिपल की सारे ह्यूमंस जो है वो मॉर्टल है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग सोक्रेट्स भी जो है वो क्या है, ह्यूमन है, तो वो भी क्या होंगे, वो भी मॉर्टल होंगे, ठीक है। एक स्पेसिफिक तक ले गया हमने, दो कंडीशन में क्या किया, इसको रिलेट किया, ठीक। उसके बाद हो गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के क्या करेंगे, हम एक जनरल कंक्लूजन बनाएंगे। एवरी स्वान आई हैव सीन इज वाइट, ठीक, देयरफॉर ऑल स्वान आर वाइट। मतलब मैंने जितने भी स्वान देखे वो क्या है, सफेद रंग के थे। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बना लिया, मैंने थिंकिंग बना लिया, मैंने रीजनिंग दे दी, तो सारे क्या होंगे, सारे स्वान क्या होंगे, वो वाइट ही होंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक। उसके बाद आ गया अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव रीजनिंग में क्या है, मेकिंग द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट एविडेंसेस। एग्जाम्पल, द ग्राउंड इज वेट, इट प्रोबेबली रेन। मतलब क्या है इसका, मेकिंग द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन, जो कॉमन कंक्लूजन है बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट एविडेंसेस। एविडेंसेस फुलफिल नहीं, पर फिर भी एक जनरल जो होता है, उस इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इनकम्प्लीट मौजूद, उसके बेसिस पे एक जनरल आइडिया जो होता है वो दे दिया गया। अब जैसे एग्जांपल है, ए ग्राउंड इज वेट, इट प्रोबेबली रेन। मतलब क्या है, अगर जो होता है एग्जांपल दिया गया है कि ग्राउंड जो है वो वेट है, पर हो सकता है कि रेन ना हुई हो, पानी गिरा हो किसी से, पर एक जनरल आइडिया इसमें दे दिया गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनिंग होती है, ठीक है। रीजनिंग के टाइप हो गए। अब दूसरा जो हमारा इसमें दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू ए चैलेंज। कोई भी चैलेंज है उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इसमें कितने स्टेप आएंगे, पहली बात तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है, क्लियरली डिफाइनिंग व्हाट नीड टू बी सॉल्व, ठीक है। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे एनालिसिस पे, एनालाइजिंग कॉज। एनालाइजिंग कॉज, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कि ये प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ द इशू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जनरेटिंग सोल्यूशन, फिर हम सोल्यूशन जनरेट करेंगे उसके लिए, ठीक। अब हम इसके बाद सोल्यूशन जनरेट, ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है, नए नए हम जो होते हैं आइडियाज स्ट्रेटजीज निकालेंगे, ठीक है। फिर इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग सोल्यूशन, फिर हम साथ साथ क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और उन सभी जो हमने बनाए हैं आइडियाज, उनमें से कोई एक बेस्ट वन हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। असेसिंग द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द लॉजिक, फिजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक। उसके बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटिंग एंड द सोल्यूशन। जो भी हमने जो सिलेक्ट किया है स्ट्रेटजी, उसे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई द चूजन सोल्यूशन टू सी इफ इट वर्क, ठीक। फिर रिव्यूइंग द आउटकम। इसके बाद जो होता है इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लास्ट स्टेप में उसको इवेल्युएट करेंगे और ये देखेंगे कि उसका आउटकम क्या है, वही आउटकम है जो हम चाहते थे या फिर कुछ और है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिजल्ट एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स इफ नेसेसरी, ठीक है। रिफ्लेक्ट करेंगे, जो आपने आइडिया पहले जनरेट किया था उनसे कंपेयर करेंगे, अगर नेसेसरी है किसी कोई भी चेंज करने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करके चेंज करेंगे। तो ये जो पूरा हमारा जो होता है स्टेप्स हैं, ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हो गए, ठीक। तीसरा इसमें आ गया थिंकिंग स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। थिंकिंग स्ट्रेटजी इसमें बताया गया है क्या है, वही है कि एनालिटिकल थिंकिंग का यूज करना, एनालाइज करना है, चीज़ों को ब्रेक करके तोड़ के उनके मीनिंग्स निकालना है, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, यूजिंग इमेजिनेशन टू जनरेट इनोवेटिव सोल्यूशन। अपने जो होता है इमेजिनेशन को यूज करके जो होता है नए नए तरीके ढूंढना, नए नए स्ट्रेटजीज बनाना, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है रीजनेबल रीजन देकर, ठीक है, आप रेशनल लॉजिकली जो होता है उसे थिंक करके, ठीक है, एविडेंस से जो होता है कंपेयर करके, फिर जो होता है उसकी थिंकिंग करके जो होता है आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा लास्ट में। फिर जो होता है हमारा लैटरल थिंकिंग, अप्रोचिंग प्रॉब्लम इन अनकन्वेंशनल वेज, ठीक है। तो ये हमारे जो हो गए हमारे थिंकिंग के स्ट्रेटजीज हो गए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो कि हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्व।
ठीक, तो ये जो हमारा हो गया, हमारा थिंकिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? तो एप्टीट्यूड का क्या मतलब है कॉग्निटिव प्रोसेस में? तो इसका मतलब ये है कि एक जनरल एबिलिटी, एक स्पेसिफिक एबिलिटी किसी भी पर्सन को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, किसी भी चीज़ को लर्न करने की, ठीक है, एक एप्टीट्यूड है ये। ठीक, तो इसका क्या मीनिंग है? एप्टीट्यूड जनरली रिफर्स टू ए पर्सन नेचुरल एबिलिटी, ठीक है, उसकी नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट टू लर्न और परफॉर्म ए स्पेसिफिक स्किल। उसकी नेचुरल एबिलिटी कितनी है, उसमें क्या है, पहले से कितनी प्रेजेंट है कि कोई भी स्किल वो जल्दी से सीख ले सिखाने पर, और कैसे उसे परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, इट इज ऑफ्टन मेजर्ड थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट किए जाते हैं, आगे बताया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, विच असेस वेरियस कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक लॉजिकल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल स्किल, स्पाटियल अवेयरनेस। ठीक है, ये सारे जो होते हैं हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। और कैसे जो होता है, एक किसी भी ह्यूमन में जो होता है ये नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है कि इन सब को जो होता है वो परफॉर्म कर सके, इन सारी एबिलिटीज़ को कैसे वो जो होता है अपने अंदर जो होता है डेवलप कर सके। तो ये जो हमारा होता है एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है, एप्टीट्यूड रिफर्स टू एन इंडिविजुअल नेचुरल एबिलिटी, मतलब वही है जो उसका बेसिक मीनिंग है। नेचुरल एबिलिटी उसका कितना है, पोटेंशियल और टैलेंट टू लर्न एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एफिशिएंटली, कितना एफिशिएंटली जो है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इट इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ इंटेलिजेंस, बट अनलाइक इंटेलिजेंस which is broader and more general। ठीक है, एप्टीट्यूड इज मोर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्किल एंड डोमेन। इसमें बताया गया है कि ये इंटेलिजेंस जैसा है, पर क्या है, सेम लाइक इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, आप इसे एज ए इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते हैं पूरी तरह कंप्लीटली, ये इंटेलिजेंस जैसा है कुछ हद तक, पर इसमें डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ब्रॉडर एंड मोर जनरल। ठीक है, ये एप्टीट्यूड है, ये जो है इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा ब्रॉडर है। ठीक, एप्टीट्यूड इज मोर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्किल्स एंड डोमेन्स। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि ये उसकी नेचुरल एबिलिटी में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका हो गया कॉन्सेप्ट। की एस्पेक्ट क्या है इसमें? की एस्पेक्ट में बताया गया है कि कैसे जो होता है इसमें जो होता है हमारा एप्टीट्यूड वो डेवलप होता है। इसमें है, पहला हमारा है इन्नेट वर्सेस एक्वायर्ड। इन्नेट का क्या मतलब है? इन्नेट का मतलब ये है कि आपको बाय बर्थ मिल रहा है, या फिर आप लाइफ के साथ जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है आप लर्न कर रहे हैं। ठीक, एप्टीट्यूड इज ऑफ्टन कंसीडर्ड एन इनबॉर्न एबिलिटी। ठीक है, कह सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल एबिलिटी है। ठीक है, और स्पेसिफिक है, तो फिर ये क्या हो सकती है, इनबॉर्न भी हो सकती है, बट इट कैन ऑल्सो भी डेवलप थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ इसको एक्वायर भी किया जा सकता है। दूसरा ऐसा डोमेन स्पेसिफिक, different people have aptitude in different areas, domain specific such as mathematics, music, language and problem solving। अच्छा ठीक है, जब हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो गार्डनर्स ने इंटेलिजेंस को जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी उन्होंने दी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 8 में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि हर पर्सन में जो होती है वो एक स्पेसिफिक जो होता है इंटेलिजेंस होता है, तो उसी के जैसा जो है ये भी कुछ वैसा है, डोमेन स्पेसिफिक है। मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन में अगर वो गाना गाने में अच्छा है तो उसके अंदर क्या था, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पर उसके अंदर जो होता है अगर वो गाना गाने में अच्छा है तो उसके अंदर क्या है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टाइप का जो होता है ये स्पेसिफिक एबिलिटी है। ठीक है, डिफरेंट मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी जो होता है कैलकुलेशन अगर उसकी अच्छी है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हो गया। ठीक, ये उसकी नेचुरल स्पेसिफिक एबिलिटी है। प्रेडिक्टिव इन नेचर, predictive in nature, aptitude tests are used to predict how well someone may perform in a particular field or task। एप्टीट्यूड को क्या किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं क्या, इसको एनालाइज करने के लिए। नॉट फिक्स्ड, while aptitude has a natural component, it can be improved with education, training and
एक्सपीरियंस। अच्छा, इंटेलिजेंस से अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, इंटेलिजेंस में क्या कह रहे थे, इंटेलिजेंस जो था वो उसके आईक्यू लेवल पे डेवलप कर रहा था, जो था डिपेंड कर रहा था, और जो कि जो होता है इन्वायरमेंट के साथ जो होता है उसकी हेरिडिटी दोनों के साथ बैलेंस करके डेवलप हो रहा था। पर एप्टीट्यूड का क्या है, एप्टीट्यूड का ये है कि वो नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकता है और साथ साथ जो होता है वो डेवलप भी किया जा सकता है, ठीक है। पर ये इंटेलिजेंस से क्या है, पूरी तरीके से ये क्या है, सिमिलर नहीं है उससे, उससे डिफरेंट है, ये फिक्स्ड नहीं है, इसको क्या किया सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इंटेलिजेंस को क्या है, वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसका जो आईक्यू लेवल एक बन गया है, ठीक है, थ्रू आउट द प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंस जो है, मान लीजिए वो 70 एबव है या फिर 80 है या मान लीजिए 100 है, तो उसके हिसाब से एक बार जो उसका हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ डेवलप, तो वो पूरी तरीके से उसको बदला नहीं जा सकता है, पर इसको क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड आ गए, कितने टाइप्स हैं, तो टाइप्स में इसमें बताया गया है कॉग्निटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली जो इसमें बताया गया है कि किस तरीके के टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है, उसके बेसिस पे है। तो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड में आ गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये इसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, बेसिकली जो उसका मेंटल प्रोसेस वो यूज कर रहा है, तो उसके बेसिस पे जो इसकी नेचुरल एबिलिटी है वो हो गया कॉग्निटिव एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू वर्क विथ नंबर एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, वही हो गया, ठीक है। कैसे वो जो होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज कैसे कर रहा है, ये उसकी जो एबिलिटी हो गया, ये हो गया न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड, कैसे वो लैंग्वेज का यूज कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली। एंड स्पाटियल एप्टीट्यूड, स्पाटियल एप्टीट्यूड ये क्या है, एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ठीक है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर पाने की और उसको मैनिपुलेट करवाने की जो एबिलिटी है वो क्या है, स्पाटियल है। इंपॉर्टेंट इन फील्ड लाइक आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, ये जो एबिलिटी है वो किस में हेल्प करती है, आर्किटेक्चर में और इंजीनियरिंग में। क्यों, क्योंकि क्या है, ये जो एबिलिटी है किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके उसे एनालाइज करके मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, तो इसमें जो होता है वो हेल्प करती है। ये हमारे हो गए टाइप्स। पांचवा इसमें है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। मैकेनिकल एप्टीट्यूड जैसा कि नाम है, तो इसमें क्या बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल यूजफुल इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फील्ड, मतलब फैक्चुअल है, ये क्या है, फैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। म्यूजिकल एप्टीट्यूड, म्यूजिकल एप्टीट्यूड में है सेंसिटिविटी टू साउंड पैटर्न रिदम एंड पिच। जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस था वैसे ये म्यूजिकल एप्टीट्यूड है। काइनेस्थेटिक एप्टीट्यूड, काइनेस्थेटिक एप्टीट्यूड में आ गया कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल एबिलिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये इसका एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। काइनेस्थेटिक बेसिकली आपकी साइकोमोटर एबिलिटी कितनी है, हैंड ऑन प्रैक्टिस की जो एबिलिटी है, जो नेचुरल एबिलिटी है, ये जो हमारा आ गया काइनेस्थेटिक एप्टीट्यूड में, ठीक। इमोशनल एंड इमोशनल एप्टीट्यूड, इमोशनल में आ गया एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन इफेक्टिवली रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि होता है अपने इमोशन को समझने की एबिलिटी और दूसरे के इमोशंस को समझने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये नेचुरल एबिलिटी जो पाई जाती है हमारा, ये आ गया हमारा इमोशनल एप्टीट्यूड में, ठीक। तो इंडिविजुअल डिफरेंस वर्सेस वेरिएबिलिटी इन एप्टीट्यूड, तो इसमें क्या आएगा, एप्टीट्यूड में क्या वेरिएबिलिटी का क्या मीनिंग हो सकता है, क्या अलग हो सकता है, इंडिविजुअल अगर हम कंपेयर करें अलग अलग लोगों को तो क्या इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड रिफर्स टू द यूनिक वेरिएशन इन एबिलिटी, ठीक है। क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, इन एबिलिटी, एबिलिटीज में हो सकता है, टैलेंट एंड लर्निंग कैपेसिटीज अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, ठीक है। These differences arise due to genetic, क्योंकि हर चीज़ में जो होता है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो गया, चाहे वो एप्टीट्यूड हो गया, हर चीज़ में जो होता है जेनेटिक रोल तो है ही उनके डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंट, ये दोनों आपस में जो होते हैं ये साथ में काम करते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग हाउ पीपल परफॉर्म इन डिफरेंट डोमेन, कैसे वो जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट करते हैं, काम करते हैं, उस पर भी जो होता है ये डिपेंड करता है। तो हम आगे समझते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है,
एप्टीट्यूड में वेरिएबिलिटी के लिए क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो उसके जैसे कि बताया, पहले ही बताया कि जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर में तो बहुत ही सिंपल सा है कि कैसे जो होता है वो जीन्स जो होते हैं पेरेंट्स टू कैसे बच्चों में आ रहे हैं, क्या उनका फैमिली हिस्ट्री है, ट्विंस हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या उनका जो होता है वो एप्टीट्यूड लेवल होगा। सम पीपल इनहेरिट नेचुरल टैलेंट्स, कुछ लोगों में नेचुरल टैलेंट होता है जो कि इनहेरिट होकर आता है, सच एज म्यूजिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज। ठीक, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, upbringing and socio-economic status play a significant role in developing aptitude। ठीक है, इसका कॉमन ये हो गया कि इन्वायरमेंट जो फैक्टर है वो बेसिकली जो होता है जब हेरिडिटी के साथ मिक्स करके चलता है तो उसको एक बैलेंस शेप करके जो होता है डेवलपमेंट करता है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो गया, चाहे वो एप्टीट्यूड हो गया, या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस का कोई भी चीज़ हो गया। ठीक है, तो इसमें जो होता है इन्वायरमेंट बहुत ही जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सपेरिमेंटल जो होता है लर्निंग जो होता है, इसमें क्या है, एक्सपोजर टू डिफरेंट टास्क एंड चैलेंजेस इनहेंस स्पेसिफिक एप्टीट्यूड ओवर टाइम। मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप अलग अलग टास्क से होगा, ज़्यादा डील करेंगे, ज़्यादा उन्हें सॉल्व करेंगे, जितना अच्छा आप रिस्क लेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, उतना ज़्यादा जो होगा आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में वही हमारे फिर से हमारे वही आ गए, हमारा मेमोरी, रीजनिंग हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, थिंकिंग प्रोसेस हो गया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो फैक्टर हैं वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, और ये जो होते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या करेगा, एप्टीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जितना अच्छा इंटरेस्ट होगा, मोटिवेशन होगा, उतना ज़्यादा हम चीज़ों को लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा मेमोरी में स्टोर करेंगे, और उतना ज़्यादा हमारा स्किल जो होगा वो स्ट्रांग होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हो गया हमारा मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स पे भी जो होता है बहुत डिपेंड करता है एप्टीट्यूड। ठीक है, ट्रेट्स लाइक परसिस्टेंस, क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स डेवलप देयर एप्टीट्यूड। ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होता है, जो हमारे हो गए, ये भी जो होता है डिपेंड करते हैं कि कैसे जो होता है पर्सन में डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी इन एप्टीट्यूड क्या होगा। ठीक है, कैरियर चॉइसेस, कैरियर चॉइसेस में कैसे, ठीक है, क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एप्टीट्यूड हेल्प इन सिलेक्टिंग सुटेबल प्रोफेशन। मतलब क्या है, अब अगर आप एप्टीट्यूड को समझते हैं, ठीक है, आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या होगा, आप जो भी अपना करियर चॉइस करना चाहते हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग करेंगे, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये बेसिकली करियर सिलेक्शन में जो होगा ये हेल्प करता है। ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग स्टाइल, एजुकेशन एंड लर्निंग, हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उसका लर्निंग स्टाइल अलग होता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है, उसके एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए, उसके स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे। ठीक है, तो कस्टमाइज टीचिंग मेथड कैन बी यूज्ड बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। अलग अलग जो होते हैं एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, जो भी बच्चा उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, टीचर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज करेगा। ठीक है, ताकि बेटर लर्निंग हो सके। ठीक, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज अलाउज द टारगेटेड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करना। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस जो होता है अपने चीज़ों को सुधारना, अपनी एरर्स को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना और उन्हें मॉडिफाई करना, ये पूरा जो प्रोसेस आता है हमारा स्किल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, वर्क प्लेस परफॉर्मेंस, वर्क प्लेस परफॉर्मेंस में भी जो होता है एप्टीट्यूड का जो होता है यूज़ किया जा सकता है। एम्प्लॉयज यूज एप्टीट्यूड टेस्ट टू मैच इंडिविजुअल टू रोल्स वेयर दे कैन होता है एक्स। मतलब ये है कि उनके एम्प्लॉयज़ के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो होता है, जो भी हमारा क्या हो गया, उसका मैनेजर हो गया या फिर जो भी हेड हो गया, वो उनको जो होता है उनके स्किल और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें काम जो होता है वो असाइन करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है उनका पूरा डेवलपमेंट होता है, और वो उनकी कंपनी के ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से जो होता है ये वर्क प्लेस परफॉर्मेंस में भी जो होता है इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो अब इसमें आ गया साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, तो पूरा कॉग्निटिव प्रोसेस हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने कॉग्निटिव प्रोसेस में पढ़ लिया अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन। ठीक है, हमने पढ़ लिया लर्निंग, पढ़ लिया, ठीक, एप्टीट्यूड पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को कैसे असेस किया जाता है। ठीक, तो इनको असेस करने के लिए जो होते हैं कुछ टूल्स बनाए गए हैं, कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स बनाए गए हैं। ठीक, इसमें आते हैं हमारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड मेजर्स टू इवेलुएट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन सच एज मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एग्जीक्यूट फंक्शन। ठीक है, इन सारे जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस के फंक्शंस हैं उनको कैसे असेस करना है, इसके लिए मेथड्स और टूल्स बनाए गए हैं। तो ये हमारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट में आते हैं। ठीक, तो इसमें कॉमन साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो हो गया असेसमेंट टूल, हमारा जो पहला जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है वो है वेलचेस्टर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये जो टूल है ये यूज किया जाता है बेसिकली इंटेलिजेंस लेवल को असेस करने के लिए। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इसमें पर्सन की जो कॉग्निटिव, उसका जो आईक्यू लेवल है, ठीक है, उसका आईक्यू लेवल असेस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो होता है उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है उसको बताया जाता है। एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी उसका क्या है, अटेंशन कैसा है, फोकस कैसा है, परसेप्शन कैसा है, उसके जो कॉग्निटिव हमारे प्रोसेसेस है उनको क्या किया जाता है, इस टूल के थ्रू असेस किया जाता है। एंड मॉनिटरियल कॉग्निटिव असेसमेंट, ठीक है, इसका क्या यूज होता है, ये भी यूज होता है स्क्रीन फॉर माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कोई है, कॉग्निटिव डिसएबिलिटी है, तो उसको क्या करने के लिए, असेस करने के लिए इस तरीके के टूल का यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रूप टेस्ट, स्ट्रूप टेस्ट क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, इवेल्युएट कॉग्निटिव कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स इनहिबिशन। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करता है, जो हमारा एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, यूज़ करता है कुछ कलरफुल चीज़ों का। ठीक है, कलरफुल चीज़ों का, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं कलरफुल में पैटर्न में होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होते हैं, उनको रखा जाता है सामने और बेसिकली कैसे जो होता है पर्सन उसको क्या कर रहा है, देख पा रहा है, कैसे वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो उस पर ये बेस्ड होता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो ये टेस्ट असेस करता है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, उसका जो पर्सनैलिटी वो कितना है, उसका जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है वो कितना अच्छा चल रहा है। तो स्ट्रूप टेस्ट उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट नियोपेर टेस्ट जो होता है ये पर्सनालिटी असेस करने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ये जो असेसमेंट होता है पर्सनालिटी का, ये 5 मेजर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करता है। जैसे कि उसमें एग्जांपल्स हो गए हमारे एक्सट्रोवर्जन्स हो गए, ठीक है, ओपननेस, ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस हो गए। तो 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनालिटी के, जिसमें इस टेस्ट के थ्रू उसको असेस किया जाता है। एंड कॉग्निटिव टेंडेंसीज, और फर्दर जो कॉग्निटिव हमारे अदर प्रोसेसेस हैं उनको जो होता है इसमें असेस किया जाता है। ठीक, उसके बाद आ गया हमारा कैम्ब्रिज न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट ऑटोमेटेड बैटरी। ये जो होता है एक तरीके का जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो होता है क्या किया जाता है, इसमें पर्सन का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है, उसका पूरा, इसका इंटेलिजेंस हो गया, उसका परसेप्शन हो गया, जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी है वो क्या की जाती है, असेस की जाती है। कैसे, उसके ब्रेन फंक्शन से। ठीक है, उसके ब्रेन फंक्शन को देखें कि उसका एक्चुअल ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, उसका अगर उसके फंक्शन प्रॉपर है तो उसके पूरे कॉग्निटिव प्रोसेस जो होंगे वो प्रॉपर होंगे। और ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड जो होता है असेसमेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हो गए टूल्स हो गए, साइकोमेट्रिक टूल्स, जो कि हेल्प करते हैं हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के असेसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अल्टरेशन इन कॉग्निटिव प्रोसेस। कैसे जो होता है कॉग्निटिव प्रोसेस में एक एक लेवल पे हमारा जो होता है उसमें अल्टरेशन आने शुरू होते हैं। ठीक, तो इसके मीनिंग क्या है, अल्टरेशन इन कॉग्निटिव प्रोसेस रिफर्स टू चेंज इन इम्पेयरमेंट्स इन हाउ द ब्रेन परसीव, थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। मतलब वही है, जो ये फैक्टर हैं हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के, इसमें कैसे बदलाव शुरू हो रहा है ये अल्टरेशन उनको बताता है। ठीक, दिस अल्टरेशन कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट एंड मे रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, और कई सारे फैक्टर से जो होता है वो अफेक्ट हो सकता है, इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो गया, अब आपका बेसिक जो हमारा नर्वस सिस्टम हो गया उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो प्रोसेस जो होगा वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो ही जाना है। साइकेट्रिक कंडीशन हो गए,
साइकेट्रिक कंडीशन हो गया डेवलपमेंट, साइकोसिस का डेवलपमेंट, न्यूरोसिस का डेवलपमेंट। तो इस कंडीशन में भी जो होगा हमारा जो नॉर्मल कॉग्निटिव प्रोसेस है वो तो जो होता है नहीं होने वाला हमारा, इसमें मेमोरी, परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग, ये सब कुछ जो होता है वो क्या करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस यूज, ट्रॉमा एंड एजिंग। ठीक, तो ये सारे जो होंगे ये फैक्टर्स हो सकते हैं क्या करने के लिए, हमारे अल्टरेशन करने के लिए कॉग्निटिव प्रोसेस में। ठीक, अब आ गया हमारा कॉग्निटिव अल्टरेशन में इसमें टाइप्स क्या है। ठीक है, तो उसमें कितने टाइप्स आएंगे, क्या क्या अल्टरेशन हो सकते हैं इसमें। अब आ गया पहला हमारा मेमोरी इंपेयरमेंट। तो जितने भी हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के लेवल्स हैं, ठीक है, मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गया, उन सभी में जो होता है प्रॉब्लम आएंगी, तो उसमें क्या होंगे, अल्टरेशंस होंगे। उसी में से कुछ टाइप्स इसमें बताए गए हैं। ठीक है, पहला हमारा हो गया मेमोरी इंपेयरमेंट। मेमोरी इंपेयरमेंट का क्या मीनिंग है, डिफिकल्टी टू रिकॉलिंग पास्ट इवेंट्स। ठीक है, रेट्रोगेट एमनीशिया, मतलब क्या है, रेट्रोगेट एमनीशिया, पास्ट इवेंट्स को याद ना कर पाना। ठीक है, एंटेरोगेट एंड रेट्रोगेट एमनीशिया हमने पहले पढ़ा था, ये टू फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज, एंटेरोगेट एमनीशिया। तो ये क्या है, हमारा अल्टरेशन इन मेमोरी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरा हमारा हो गया अटेंशन डेफिसिट। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट, ट्रबल इन मेंटेनिंग फोकस, ऑफ्टन सीन इन एडीएचडी और ब्रेन इंजरीज। मतलब क्या है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो होता है एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी कोई भी चाहे बच्चा हो गया, कोई भी एडल्ट हो गया, उसका जो होता है अटेंशन जो एक चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाता है, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्या होता है एक चीज़ से दूसरे पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, इम्पेयरमेंट इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल, ऑफ्टन ड्यू टू फ्रंटल लोब डैमेज। हमारा फ्रंटल लोब जो है सेरेब्रम का, वो बेसिकली सारे प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉग्निटिव प्रोसेस के सारे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिलेटेड टू थिंकिंग हो गया, रिलेटेड टू हमारा क्या होते हैं परसेप्शन प्रोसेस हो गया, जो भी ये होता है ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग अफेक्ट होगा। ठीक है, प्लानिंग, ये जो ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को, उसमें जो होता है प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन काज करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा चौथा इसी में है लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्या इसको क्या बोलते हैं, एफेजिया। ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और प्रोड्यूसिंग स्पीच, कॉमन इन स्ट्रोक पेशेंट। ठीक है, ये जो इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली जो होगा हमारे, देखिए फिजिकल कॉजेस की वजह से जो होता है हमारे इसमें स्पीच में जो होती है प्रॉब्लम होती है। ठीक, स्पीच जो होता है वो उसका प्रोडक्शन सही नहीं होगा, स्ट्रीम सही नहीं होगा। ठीक है, एंड कॉमन इन स्ट्रोक पेशेंट, स्ट्रोक पेशेंट में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, परसेप्शन में प्रॉब्लम। ठीक, चेंज इन हाउ सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड सच एज हेलुसिनेशन और एजिनोसिया। ठीक है, परसेप्शन में प्रॉब्लम होगा तो बेसिकली दो तरीके के जो होते हैं वो क्या एबनॉर्मलिटीज कॉज होती हैं, एक होता है हेलुसिनेशन और एक होता है इल्यूजन। ठीक है, तो ये दो जो आपको मेन जो होते हैं वो परसेप्शन की जो होते हैं क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स जो होते हैं दिखाई देते हैं। और प्रोसेसिंग स्पीड रिडक्शन, इसमें क्या है स्लोअर थिंकिंग, मतलब क्या है जो आपका नॉर्मल कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, जितने स्पीड से वो चलता है वो क्या हो गया है, वो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक, कॉमन इन न्यूरोजेनरेटिव डिजीज लाइक एल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें कुछ जो होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ जो होता है प्रोटीन होता है, तो उसकी वजह से जो होती है प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये हमारे जो होते हैं मेमोरी पे क्या पड़ती हैं, प्रभाव डालती हैं। ठीक, कॉग्निटिव रिजिडिटी, कॉग्निटिव रिजिडिटी में क्या है, इनएबिलिटी टू अडॉप्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव ऑफ्टन सीन इन ऑटिज्म और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस तरीके की जो चीज़ें ऑटिज्म में बेसिकली जो होता है वो क्या डिस्टर्ब होता है, ऑटिज्म के पेशेंट्स में बेसिकली देखा जाता है कि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव में क्या होता है, थिंकिंग डिस्टर्ब होती है। ठीक है, थिंकिंग और बिहेवियर, रिपीटेड अनवांटेड थिंकिंग और रिपीटेड अनवांटेड बिहेवियर शो होता है। तो इस तरीके से जो होता है वो कॉग्निटिव रिजिडिटी होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स जो हमारे हो गए, ये अल्टरेशन हमारे हो गए कॉग्निटिव प्रोसेस के। ठीक है, अब इसके क्या हो गए कॉजेज, पहले हमने समझ लिया कि अल्टरेशन क्या होते हैं, अब हो गया कॉजेज क्या क्या होंगे।
ठीक है। तो उसमें कॉजेज हमारा आ गया न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। पहली चीज़ तो हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गया। अगर हमारे नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके की कंडीशन कॉज हो सकता है, डिमेंशिया, ठीक है, स्ट्रोक, इपिलेप्सी, ब्रेन इंजरी, इस तरह की चीज़ों की वजह से क्या होगा, हमारा ब्रेन डैमेज होगा और इसकी वजह से पूरा कॉग्निटिव प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हमारा सीजोफ्रीनिया हो गया, ठीक है, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये भी जो होते हैं हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, ठीक है। सब्सटेंस यूज, सब्सटेंस यूज, अल्कोहल, ड्रग एंड सर्टेन मेडिकेशन। अल्कोहल का जो लोग यूज़ करते हैं उनका सीएनएस जो होता है, जो सीएनएस होता है जब वो यूज़ करते हैं तब तो वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है स्टिमुलेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है। पर जब अल्कोहल का जो होता है इफेक्ट जब डाउन होता है, उतरता है, तो फिर क्या होता है, उनका जो एक्टिविटी होती है जो नॉर्मल लोगों की तरह होती है वो नहीं होती है, ठीक है, वो अल्टर हो जाती है। वो ना तो ठीक से थिंक कर पाते हैं और ना ही किसी भी चीज़ को जो होता है जल्दी परसीव कर पाते हैं, ठीक है। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि जो इस पर अपना प्रभाव डालते हैं। एजिंग, एजिंग में आ गया हमारा नेचुरल कॉग्निटिव डिक्लाइन विथ एज, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो होता है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस, जो भी हमारा थिंकिंग है, हमारा जो मेमोरी का एबिलिटी है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन में हमारा मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया और ऑटो इम्यून कंडीशन हो गया। ये डिजीजेज होती हैं, ये इन्फेक्शन होते हैं जो होते हैं हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके फंक्शन को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉजेज हो गए जो कि अल्टरेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो ये कॉग्निटिव प्रोसेस का ये चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आप जितने भी हमारे पार्ट पढ़े कॉग्निटिव प्रोसेस के सारे पार्ट्स के लेक्चर आप देखिए, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।